Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. क्या आपने कभी ये सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है, या भारत के चीफ जस्टिस को कैसे चुना जाता है? क्या ये सोचा है कि इनके अपॉइंटमेंट का जो नियम कानून है उससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है, या हम अभी इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि 2014 में मोदी सरकार हायर जुडिशरी में जजों के अपॉइंटमेंट से जुड़ा एक लॉ लेकर आई। इसे पास करने में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने सरकार का साथ दिया। 16 राज्यों ने अपने विधानसभा में इसे हरी झंडी भी दे दी। हरी झंडी देने वालों में कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट की भी सरकारें शामिल थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून को पलटा उसे NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 कहा गया था, और इस कानून को पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे समय से चला आ रहा कॉलेजियम का जो सिस्टम है उसको बरकरार रखा। लेकिन कानून पलटे जाने और कॉलेजियम सिस्टम चलते रहने पर लगातार तीखी बहस होती रही है इस देश में, और अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 वजहों से जो ये NJAC है वो फिर से डिबेट का सब्जेक्ट बन गया है। ये जो 3 वजह हैं, इनमें पहली वजह है दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में लगी आग और वहाँ से मिला कैश का ज़खीरा। दूसरी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें बताया गया कि कोई गवर्नर या इंडिया के प्रेसिडेंट किसी बिल को कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं अगर ये बिल किसी राज्य से जुड़ा हुआ है तो। और तीसरी वजह है नया वक्फ कानून। इसमें मौजूदा 2 बातों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की वजह से टेम्पररी रोक लग गई। इन तीनों ही मुद्दों की वजह से NJAC एक बार फिर से खबरों में है, डिबेट में है। वो कानून जो मोदी सरकार 2014 में लेके आई थी, वो कानून जिस पर लगभग हर पार्टी सरकार के साथ खड़ी थी, वो कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही महीनों में 2014 के बाद पलट दिया था। ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे कि आज़ादी के बाद से भारत में जजों की नियुक्ति कैसे होती आई है। ये भी समझेंगे कि कैसे इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया से इंदिरा गांधी की जो छेड़छाड़ रही उसके बाद सिस्टम बदलता चला गया। बहुतों को ऐसा लगता है, बहुतों का ऐसा कहना है कि सिस्टम सिर्फ बदला नहीं बल्कि ये सिस्टम बिगड़ता चला गया। बात इस पर भी होगी कि कॉलेजियम को लेकर आखिर ये पूरी डिबेट है क्या प्रॉब्लम है किसी को कॉलेजियम से। बात इस पर भी होगी कि 2014 में मोदी सरकार जो कानून लाई उसमें क्या था, जब सबका सपोर्ट था तो उसको पलट क्यों दिया गया, और पलटे जाने के बाद भी NJAC बार बार डिबेट में, खबरों में वापस क्यों आ जाता है। अंत में ये भी बताएंगे कि इनकी नियुक्ति के नियम कानून से आपकी सेहत जो है उसके बनने बिगड़ने का, उस पर असर पड़ने का क्या मामला है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं आपकी लाइफ को हर दिन इम्पैक्ट करने वाली ये बेहद ज़रूरी और दिलचस्प स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इससे कि आखिर ये NJAC वर्सेस कॉलेजियम की जो पूरी डिबेट है वो फिर से क्यों शुरू हो गई है। फिर हम चलेंगे इतिहास से वर्तमान पर। पहला ट्रिगर बना 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर जलने का मामला। उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में आग लग गई, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवाज़ से कथित तौर पर कैश का ज़खीरा मिला। मामले के तूल पकड़ने के बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र इलाहाबाद कर दिया गया और उनके मामले पे अभी भी मीडिया कवरेज और तमाम तरीके के सवाल बने हुए हैं। हालांकि हाई कोर्ट के जज वर्मा के घर से पैसे मिलने के बाद जजों का जो अपॉइंटमेंट है, उसका जो प्रोसेस है, उसको लेकर और उसके अलावा इनके खिलाफ किसी मामले में जो कार्रवाई होती है, ये तमाम बातें फिर से डिबेट का सब्जेक्ट बन गई। और अभी इस मामले की मीडिया कवरेज धीरे धीरे ठंडी पड़ ही रही थी कि तभी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि और उनका जो मसला चल रहा था वहाँ के स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं और वो जो स्टेट है तमिलनाडु उसके साथ, उस पर एक बड़ा फैसला दे दिया। मामला ये था कि महामहिम रवि ने तमिलनाडु सरकार के कई बिल्स रोक रखे थे।
ऐसे में संविधान में गवर्नर की ताकत को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अनंत काल तक अपने पास रोक के नहीं रख सकते। एक तय समय तक उन्हें इन बिल्स पर फैसला लेना होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ बिफर पड़े। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के दखल का मामला बता दिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है। उन्होंने 2022 में भी ऐसे ही एक मुद्दे पर जुडिशियल ओवररीच की बात कहते हुए एनजेएसी का मुद्दा उठाया था और ये एनजेएसी का जो मुद्दा है वो बार बार उठता रहता है। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7, and the power is reflected only through representatives. We have lost track. तीसरा मामला वक्फ का है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, इस नए कानून पर, और इसके जो दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उस पर एक तरीके से रोक लग गई। इसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बोले कि राम मंदिर का मामला आता है तो कोर्ट कहता है कि कागज़ दिखाओ, लेकिन जब वक्फ का मामला आता है तो कहा जाता है कि कागज़ कहाँ से दिखाएंगे। धनखड़ की तरह वो भी गवर्नर और प्रेसिडेंट वाले मामले पर बोले और कॉलेजियम की आलोचना करते हुए जो एनजेएसी की पूरी डिबेट है वो वापस से शुरू कर दी। ये तीन मामले लेटेस्ट तो हैं लेकिन अपनी तरह के पहले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई फैसले दिए हैं या ऐसे कई विवाद हुए हैं जिसके बाद एनजेएसी वर्सेस जो कॉलेजियम का मुद्दा है उसको बार बार उठाया गया। कॉलेजियम की अक्सर आलोचना होती रही। ऐसे में ये शुरू करते हैं शुरू से कि आज़ादी से लेकर अब तक जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया रही है उसके मामले में क्या कुछ होता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इफेक्ट में आया। तब जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ तो जो मौजूदा फेडरल जज थे उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जस्टिस हीरालाल कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद अगले 27 सालों तक जो हायर कोर्ट्स हैं भारत के, उनमें जो जजों की नियुक्ति है वो सरकार ही करती आई। उस दौर में भी ऐसा हो रहा था कि सरकार कानून बनाती थी और हायर कोर्ट्स उसको पलट देते थे, लेकिन फिर भी ये सिस्टम ठीक ठाक तरीके से चलता रहा। बट जैसा कि इंदिरा गांधी के आने के बाद कई मामलों में हुआ, इंक्लूडिंग इमरजेंसी लगाए जाने के, 1970 के दौरान ये ढर्रा जो है वो बदलने लगा। 1970 से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में जो सीनियरिटी थी उसको प्रेसिडेंस दिया जाता था, मतलब जो सबसे सीनियर जज होगा सीजेआई के बाद का उसी को सीजेआई बना दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने इसको बदल दिया। 1973 में 3 सीनियर जजों को दरकिनार करके जस्टिस एएन रे को सीजेआई नियुक्त किया गया। जब इमरजेंसी का दौर था तब भी जस्टिस एचआर खन्ना को दरकिनार करके जस्टिस बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तब सीनियरिटी के मामले में जस्टिस खन्ना पहले नंबर पर थे, लेकिन वो इंदिरा गांधी की नाराजगी का शिकार हुए। नाराजगी एक ऐसे फैसलों को लेकर जो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान दिया था। जब उनके साथ ऐसा किया गया तो उन्होंने प्रोटेस्ट में इस्तीफा दे दिया और भारत की न्यायपालिका के इतिहास के हीरो बन गए, अमर हो गए। जस्टिस खन्ना के भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना अभी भारत के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में और इमरजेंसी के दौरान जो किया, इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी उस पर हमेशा बात हुई है, आज भी होती है। ऐसे में एक आर्टिकल आया 2000, इसी से जुड़ा एक 2020 के आसपास आर्टिकल आया। डेक्कन हेराल्ड के इस आर्टिकल की हेडलाइन में लिखा गया कि इंदिरा गांधी ने जो तोड़ा था उसको आज तक जोड़ा नहीं जा सका। कॉलेजियम के डेवलपमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों को बेहद अहम माना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस केस कहा जाता है। वैसे संविधान में कॉलेजियम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इन 3 मामलों में संविधान के आर्टिकल 124(2) और 217(1) पर बहस हुई। इन दोनों आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति का उल्लेख है। आर्टिकल 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 217(1) के तहत हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। इन 3 मामलों की व्याख्या के बाद ये तय हुआ कि कॉलेजियम बनेगा और कॉलेजियम के मुखिया सीजेआई होंगे और कॉलेजियम के थ्रू ही हायर कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति की जाएगी। तर्क ये दिया गया कि हायर कोर्ट्स का काम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। ऐसे में हायर कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति के मामले में कोर्ट को इसका अधिकार देना संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा माना जाएगा।
अगर कॉलेजियम के बाकी मेंबर्स की बात करें तो इसमें सीजेआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। 1993 से कॉलेजियम ही सरकार को इसकी सिफारिश करता है कि सुप्रीम कोर्ट में किन्हें जज नियुक्त किया जाना चाहिए। सभी हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश भी कॉलेजियम ही करता है। इनके ट्रांसफ़र की सिफारिश भी कॉलेजियम ही करता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश 3 मेंबर्स वाला एक कॉलेजियम करता है और इसमें सीजेआई के अलावा जो 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मामले में जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज को सीजेआई के तौर पर रिकमेंड करते हैं और आर्टिकल 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति सीजेआई को नियुक्त करते हैं। बट जैसा इंदिरा गांधी ने जो सीनियरिटी का पूरा प्रेसिडेंस था उसको वायलेट किया उन्होंने और उसकी जो आलोचना हुई, कुछ वही हाल कॉलेजियम के साथ भी हुआ। इसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि निशिकांत दुबे ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इससे नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता है। ये उनका एलिगेशन है। उनका कहना है कि इसमें जाति, धर्म, जेंडर, इन तमाम तरीके के डाइवर्सिटीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। नियुक्ति के मामले में जज ही जजों को नियुक्त करते हैं। ये तमाम क्रिटिसिज्म कह लीजिए, क्वेश्चंस कह लीजिए, जो कॉलेजियम है उसको लेकर हैं। सवाल तो ये भी उठाया जाता है कि कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अकाउंटेबल है। ऐसे में जजों के अपॉइंटमेंट के लिए मोदी सरकार अपने पहले ही टेन्योर में 2014 में एनजेएससी को लेकर आई और इस कानून को, जब ये बिल था तो इसको मोदी सरकार का जुडिशियल ओवरहाउल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एम्बिशियस, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना गया। अगस्त 2014 में संसद ने संविधान में 99वां संशोधन करते हुए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट यानी एनजेएसी एक्ट 2014 को पास कर दिया। 2 कानून पास किए गए। इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम की जगह इंडिपेंडेंट कमीशन की बात हुई। संसद के इतिहास में किसी कानून को शायद ही ऐसा समर्थन मिला होगा जैसा इस कानून को मिला था। अकेले लोकसभा में 367 सांसदों ने इसके फेवर में वोट किया। किसी ने इसके विरोध में वोट नहीं किया। लोकसभा में, राज्यसभा में 179 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि एआईएडीएमके के 37 सांसद उन्होंने एब्सटेन किया, मतलब उन्होंने इस पे वोट नहीं किया, न इसके फेवर में न इसके विपक्ष में। दिवंगत सांसद जो वकील भी रहे राम जेठमलानी, वो इकलौते सांसद थे राज्यसभा में जिन्होंने इसके विरोध में अपना वोट डाला। इसके बाद देश की 16 विधानसभाओं में इस बिल को हरी झंडी दे दी गई। ऐसा करने वालों में वो स्टेट्स भी शामिल थे जहां कांग्रेस या लेफ्ट जो कि हार्डकोर एंटी बीजेपी है पॉलिटिकली, उनका भी समर्थन मिला इस कानून को। राज्यों ने अपनी विधानसभाओं में इसे प्रेसिडेंट के दस्तखत से पहले ही हरी झंडी दे दी। 99th अमेंडमेंट से ये जो कानून बनाया गया उसने आर्टिकल 124 को विस्तार देकर एनजेएससी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया ताकि कॉलेजियम को रिप्लेस किया जा सके। अब ये बात करते हैं कि जब कानून बना तो एनजेएससी को किस तरीके से फॉर्म किया गया, किन लोगों को उसमें शामिल किया गया। सीजेआई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको शामिल किया गया। इसमें कानून मंत्री भी जो हैं वो इसका हिस्सा थे और इसके अलावा सिविल सोसाइटी के जो 2 एमिनेंट लोग थे उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया था। दोनों का नॉमिनेशन सीजेआई, जो एमिनेंट मेंबर्स थे उनका नॉमिनेशन सीजेआई, पीएम और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं इनको मिलके करना था। इनसे बनी एक कमेटी को रिकमेंड करना था 2 एमिनेंट मेंबर्स का नाम, और दोनों में से किसी एक को एसटी, एससी, ओबीसी या माइनॉरिटी या महिला में से कोई एक चुना जाना था। मतलब नए कानून के मुताबिक जजों की नियुक्ति के मामले में इन 6 लोगों की कमेटी को यह फैसला करना था कि किनको हायर जुडिशरी में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें न्यायपालिका, सरकार, विपक्ष और सिविल सोसाइटी का अच्छा तालमेल बिठाया गया था, एटलीस्ट ऑन द फेस वैल्यू। शायद इसी वजह से इस कानून को चौतरफा समर्थन मिला था। जो 2 कानून साथ बने उनमें जो सपोर्टिंग कानून था उसमें एक प्रावधान था कि अगर किन्हीं 2 लोगों को किसी नाम की सिफारिश से असहमति है, वो डिसएग्री करते हैं, तो वो इसको वीटो कर सकते हैं, मतलब खारिज कर सकते हैं। कानून में ये भी कहा गया है कि नियुक्ति के मामले में सीनियरिटी और रीजनल रिप्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। हालांकि हर मामले की तरह ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वीटो वाला जो क्लॉज था उसको लेकर पेंच फंस गया। मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया कि जब सरकार जजों की नियुक्ति कर रही थी तब इससे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे असर पड़ा था, वही इंदिरा गांधी वाला दौर। Is a judge competent to decide that? आगे कहा गया कि जुडिशरी का काम डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ बनाए रखना है।
हायर कोर्ट्स के इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू की ताकत को संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति में जुडिशरी का सर्वोपरि होना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सवाल ये उठाया गया कि क्या नए कानून में भी नियुक्ति के मामलों में जुडिशरी को सर्वोपरि रखा गया है। आगे कहा गया कि वीटो वाली ताकत से दिक्कत ये आएगी कि हो सकता है कि जुडिशरी के जो 3 मेंबर्स हैं वो किसी एक नाम पे सहमत हों, एक मत से सहमत हों, लेकिन फिर भी लॉ मिनिस्टर और बाकी के जो 2 एमिनेंट मेंबर्स हैं वो मिलकर 3 जजों को इवन कर दें, आउट नंबर कर दें। ये भी कहा गया कि इन्हें मिला वीटो पावर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में दखल अंदाजी कर सकता है। ये तमाम तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसको रद्द कर दिया। 16 अक्टूबर 2015 को 5 जजों की बेंच ने 4-1 से फैसला देते हुए कहा कि एनजेएसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। ये फैसला देने वालों में जस्टिस जे.एस. खेहर, जस्टिस मदन बी लोकूर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस ए.के. गोयल, ये तमाम जजेस शामिल थे जो असेंट कर रहे थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिस जे चेमलेश्वर इन चारों से सहमत नहीं थे। इकलौता डिसेंटिंग वॉइस इस पूरे जजमेंट में वही थे। इस मामले के 2 महीने तक चली सुनवाई के दौरान वीटो पावर को लेकर नेगोशिएशन के इन एंड अराउंड एक बहस हुई। मीडिया और तमाम जगहों पर हुई बहस में कहा गया कि अगर सरकार वीटो पावर पर अपने कदम पीछे खींच लेती तो शायद ये कानून रद्द नहीं होता। इसके अलावा एक और जो बड़ी आशंका थी वो ये थी कि एक तरफ 3 जज होंगे, दूसरी साइड 3 मेंबर्स होंगे, इनकी राय अक्सर टकरा सकती है, इसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो स्टक हो सकते हैं। ऐसी तमाम आशंकाओं के बीच कानून को रद्द कर दिया गया। तब से ये मामला वैसे तो ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है, लेकिन जब जब किसी जज से जुड़ा कोई विवाद सामने आ जाए या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की वजह से सरकार या सरकार चला रही पार्टी के किसी नेता या विपक्ष के किसी नेता को ऐसा फील हो कि उनके अधिकार क्षेत्र में दाखिल हो रहा है, तो फिर से एनजेसी वर्सेस कोलिजियम की जो पूरी डिबेट है वो शुरू हो जाती है। तो ये तो रहा एनजेसी का लेखा जोखा। बाकी अब बात करते हैं इसकी कि इससे आपकी जो सेहत है उस पर क्या असर पड़ता है। आपकी सेहत पर असर ये पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट देश में न्याय की आखिरी चौखट है। तो राम मंदिर का मामला हो या वक्फ का मामला हो, कश्मीर का भाग्य तय करने वाले 370 का मामला हो या समलैंगिकों के भाग्य तय करने वाले 377 का, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ खड़े होने वाले कोई जज रहे हों या प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने का मामला रहा हो, इस चौखट के पार जो भी होता है उससे न सिर्फ आपकी सेहत पर असर पड़ता है बल्कि आपके पूरे एग्जिस्टेंस को ये अफेक्ट करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कुर्सी पर जो बैठते हैं उनसे लेकर जो हायर कोर्ट्स हैं उनकी तमाम नियुक्तियां आपके जीवन को हर तरीके से प्रभावित करती ही करती हैं। तो इस स्टोरी में हमने आपको ताज़ा मामलों के साथ जोड़ते हुए जो पहले जजों की नियुक्ति कैसे होती थी उससे लेकर कॉलेजियम कैसे एग्जिस्टेंस में आया, एनजेएससी कैसे बना, उसे क्यों समाप्त किया गया, ये सब बताया, पूरा लेखा जोखा दिया। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय बनी। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।